स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है और उसका चैप्टर है थर्ड, जिसका नाम है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि इस एक चैप्टर के हम 3 भाग बनाएंगे, ठीक है। तो तीनों भाग आपके 20 से 25 मिनट के होंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको छोटा छोटा करके 3 वीडियोस में आपको समझाऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिस तरह से मैं यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहा हूँ आप भी वैसे ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना फ्री है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं, यानी कि रोमन साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, रोम साम्राज्य काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था अपने समय में। इस साम्राज्य में आज का जो अधिकांश यूरोप है, अब आप इस मतलब जो आपका मैप है उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोमन साम्राज्य आज का जो यूरोप है और पश्चिमी एशिया, साथ ही में उत्तरी अफ्रीका का बड़ा भाग इसमें सम्मिलित था। तो रोमन साम्राज्य देखा जाए तो काफ़ी दूर दूर तक काफ़ी बड़ा था, ठीक है। रोम के इतिहासकारों के लिए पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज एवं भौतिकी अवशेष स्रोत सामग्री के रूप में विशाल भंडार उपलब्ध हैं। अर्थात अगर रोमन साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो रोम के जो इतिहासकार हैं हमारे, जो रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके पास पाठ्य सामग्री, प्रलेख यानी कि अभिलेख हो गए, दस्तावेज हो गए, भौतिकी अवशेष मतलब कि कुछ मृदभांड वगैरह हो गए, ठीक है, और भी जो है, और इन सभी चीज़ों से वो रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी बताते हैं, ठीक है। आगे की वर्ष वृत्तांत समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले इतिहास की ब्यौरे के वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। अर्थात वर्ष वृत्तांत का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक साल में कहीं घूमने जाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई इंडिया का बंदा कहीं ऑस्ट्रेलिया घूमने गया है, तो जितने दिन वहाँ पे घूमा, चाहे 10 महीने, एक साल, तो वहाँ पे जो उसने एनालिसिस किया है वो अपनी बुक में लिखता था, ठीक है। तो उस बुक को नाम दिया जाता था वर्ष वृत्तांत। तो इनसे भी हम रोमन साम्राज्य के बारे में पता कर पाते हैं। पेपाइरस जो कि एक वहाँ का मतलब कि एक ग्रंथ था। ग्रंथ नहीं, पेपाराइस जो है वो एक सरकंडे जैसा पौधा था जो नील नदी के किनारे उगा करता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। तो ये जो पेपाइरस है ये एक सरकंडे जैसा पौधा हुआ करता था जो कि नील नदी के किनारे उगता था, और इसी से जहाँ जितनी भी जो लेखन सामग्री थी रोमन साम्राज्य की वो बनाई जाती थी, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी आगे अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो रोमन साम्राज्य के बारे में बेसिक नॉलेज क्या हुई ये आपको पता चली। अब हम चलते हैं रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल की तरफ। तो रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल कैसा रहा, क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सभी हम जानते हैं। चलिए तो देखिए ये जो एक मैंने स्क्रीनशॉट जो लिया है ये आपकी बुक से लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पे 2 चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें हम पूर्ववर्ती काल कहते हैं और परवर्ती काल कहते हैं। यानी कि रोमन साम्राज्य को अगर हम पढ़ें तो उसको हम 2 कालों में बांट सकते हैं, एक तो पूर्ववर्ती और एक परवर्ती। इन दोनों चरणों के बीच एक तीसरी शताब्दी का समय आता है। एक पूर्ववर्ती मतलब कि एक तो हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बीच में एक दूसरा काल आता है जिसे कहते हैं तीसरी शताब्दी, ठीक है, जो उन्हें 2 ऐतिहासिक भागों में विभाजित कर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी का मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। यानी कि जहाँ से तीसरी शताब्दी शुरू हुई वहाँ से कहेंगे हम पूर्ववर्ती काल, और जहाँ से तीसरी शताब्दी खत्म हो गई वहाँ से कहेंगे परवर्ती काल, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि जब आपसे पूछा जाए कि पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में क्या अंतर है तो आप इस तीसरी शताब्दी को बीच में लाके इसका आंसर बता सकते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा मेन मुद्दा आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। रोम साम्राज्य 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। रोमन साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक वहाँ पे गणतंत्रीय शासन व्यवस्था चली थी। प्रथम सम्राट
ऑगस्टस, वहाँ का जो सबसे पहला सम्राट था ऑगस्टस, 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने गणतंत्र शासन का तख्ता पलट दिया। कहाँ का तख्ता पलट गया? रोम साम्राज्य का। और वह वहाँ का स्वयं सम्राट बन चुका था। उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा जाता था, यानी कि जो वो राज्य करता था जिस राज्य पे, उसे कहते थे प्रिंसिपेट। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था और निरंकुश शासक नहीं था। यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि पहले तो वो एक नागरिक था, लेकिन जब वो नागरिक था उस समय तो वो एक मतलब नॉर्मल बंदा था, लेकिन जब उसने वो सम्राट बन गया तो लोग उसे एक निरंकुश शासक कहने लगे। हालांकि वो एक निरंकुश शासक नहीं था, क्योंकि उसने मतलब उसने कुछ कार्य ऐसे किए जो कि अच्छे थे। ठीक है, इस तरह से आगे देखिए। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। मतलब रोमन साम्राज्य में जो राजनीतिक इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास मतलब जैसे अगर आज की हम पॉलिटिकल की बात करें तो जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, तो उस समय ऐसे ही इनका राजनीतिक इतिहास के जो प्रमुख 3 खिलाड़ी हैं, एक तो सम्राट हुआ करता था, एक हुआ करता था अभिजात वर्ग, एक होती थी सेना। मतलब कि एक राजा हो गया, एक राजा के दरबारी हो गए और दरबारियों की सेना हो गई, बस ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अलग अलग सम्राटों पर यह बात निर्भर करती थी कि कितना नियंत्रण रख पाते। अर्थात यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अलग अलग जो सम्राट हुआ करते थे, ठीक है, तो उन सम्राटों की सफलता, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, उनकी सफलता, उनकी दृढ़ता, उनका नियंत्रण इस बात पर निर्भर करता था कि वे लोगों पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। और अगर सेना विभाजित थी तो गृह युद्ध की स्थिति हो जाती थी, जिसके चलते हुए कई बार गृह युद्ध हो जाता था। मान लीजिए एक ये सम्राट है, ठीक है, और इस सम्राट का इतना बड़ा राज्य है, अगर वो सम्राट इस राज्य पे नियंत्रण कर लेता है तो ये उसकी सफलता की बात है। अगर इस राज्य के कुछ हिस्से में सेना अगर गृह युद्ध पे उतर गई और गृह युद्ध हो गया तो सिंपल सी बात है कि सम्राट का तख्ता पलट तो हो ही जाना है। ठीक है, तो ये बताया गया है यहाँ पे। अब आगे देखिए, सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशागम पर आधारित था। अर्थात जो सिंहासन था वो मतलब कि परिवार पे आधारित था। जैसे पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे यह नैसर्गिक हो या ग्रहण किया हुआ। नैसर्गिक यानी कि खुद के द्वारा, मतलब खुद का बेटा हो या फिर किसी के द्वारा गोद लिया गया हो, ठीक है, तो वो इसका उत्तराधिकारी बन जाता था। और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी, यानी कि सेना भी इस सिद्धांत को अपनाती थी कि हाँ भाई ये जो राजा करते हैं ये सही है। ठीक है, तो सिंहासन कैसा था? वंशागम पर, कि पिता का राज्य पुत्र को ही मिलेगा, चाहे वो गोद लिया हुआ हो चाहे वो खुद का हो। ठीक है, उदाहरण के लिए कि टिबेरियस 14 से 27 ईस्वी जो रोम साम्राज्यों की लंबी कतारों में दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का अपना पुत्र नहीं था। यानी कि ये जो टिबेरियस है, सॉरी देखिए, जो ऑगस्टस था उसने अपना राज्य किसको सौंपा था? टिबेरियस को। हालांकि ये ऑगस्टस का खुद का बेटा नहीं था। ठीक है, अब इससे हम ये बता सकते हैं कि जो गोद लिया हुआ बच्चा था, ग्रहण किया हुआ जो बच्चा था, उसको उत्तराधिकारी बनाया ऑगस्टस ने। ठीक है, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे गोद लिया था। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आई। आगे देखिए, संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नगर नियंत्रण रखा जाता था। अर्थात मान लीजिए एक सेकेंड, मान लीजिए एक बहुत बड़ा राज्य, इतना बड़ा राज्य है, ठीक है, तो इन बड़े बड़े राज्यों में छोटे छोटे नगर स्थापित कर दिए गए, इतने छोटे छोटे, ठीक है, और यहाँ पे सेना को लगा दिया गया और छोटे छोटे अज्ञात वर्ग को लगा दिया गया, ताकि वो देखें और नियंत्रण रख सकें आसपास के इलाकों में, ताकि कोई गृह युद्ध या कोई मतलब युद्ध वगैरह ना हो जाए। फिर आती है प्रांतों की स्थापना के बारे में। एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए, प्रांतों की स्थापना साम्राज्य में भूमध्य सागर के तटों पर स्थित बड़े शहर केंद्र जैसे कॉर्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। अर्थात जो प्रांतों की स्थापना के अगर हम बारे में बात करें तो साम्राज्य में, यानी कि जो रोमन साम्राज्य था वो भूमध्य सागर के तटों पर स्थित बड़े शहर, कुछ शहर यहाँ शहरों के नाम बताए गए हैं जो भूमध्य सागर के आसपास बसे थे। एक तो है कॉर्थेज, जो दूसरा है सिकंदरिया और तीसरा है एंटियोक।
ठीक है, जो कि उस साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। फिर बात आती है, इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन में कार्य करने में सक्रिय सहायता देते थे। अर्थात ये जो 3 शहर हैं, कौरथी, सिकंदरिया और एंटियोक, ऐसे ये तो प्रमुख हैं, ऐसे ही और भी शहर बसाए गए इस किस कारण से, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण जो प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन पर कर लगाया जा सके। ठीक है, अधिक धन संपदा उनसे इकट्ठी की जा सके, और अगर कुछ कमी रह गई है उनको कुछ कार्य करने में तो उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम सेनेट की यहाँ पे बात करते हैं। एक जो प्रमुख वर्ग आता है रोमन साम्राज्य का, सेनेट। तो देखिए, सेनेट पर कम से कम 3वीं शताब्दी तक इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। यानी कि सेनेट पर कम से कम 3वीं शताब्दी तक कौन से लोगों का प्रभुत्व बना रहा था? इतालवी लोगों का। ठीक है, लेकिन बाद में प्रांतों से जो सेनेटर लिए गए थे वो बहुसंख्यक हो गए। इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन होता चला गया, और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्से, अफ्रीका और पूर्वी भागों में नए संभ्रांत का उदय हुआ। तो इटली का पतन कैसे हुआ, ये इस पैराग्राफ से आपको पता चला। हालांकि बहुत छोटा ही दिया हुआ है, मैंने भी आपको छोटा ही बताया कि इटली का पतन कैसे हुआ। तो इटली का पतन ऐसे ही हुआ कि जो सेनेट हुआ करते थे इटली के, उसमें उन पे इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व था। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे जो सेनेटर थे वो बहुसंख्यक होते चले गए, यानी कि इनकी मात्रा बढ़ती चली गई। ठीक है, और राजनीतिक, आर्थिक और दोनों ही दृष्टियों से जब ये मान लीजिए अगर ये मतलब बढ़ते ही जाएंगे सेनेटर, तो क्या होगा? अपनी ये मतलब मनमर्जी चलाएंगे, कर नहीं देंगे, अपनी राजनीति की सत्ता स्थापित करेंगे। तो साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन होता चला गया, और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन हो गए, दक्षिणी हिस्से हो गए और अफ्रीका हो गए, इनमें नए नए संभ्रांत वर्गों का उदय हुआ। ठीक है, एक तरफ तो किन्हीं कारणों से इटली का पतन होता चला गया, अभी हम आगे जानेंगे, तो वहीं दूसरी ओर स्पेन तथा अफ्रीका में कुछ हिस्से उभर कर सामने आ रहे थे। ठीक है, तो ये तो हुआ इसकी बेसिक नॉलेज। अब इसके बाद में हम थोड़ी सी मतलब यहाँ पे एक और चीज़ पाई गई है जिसका नाम है सार्वजनिक स्नानगृह। तो ये जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने आपकी बुक से ही उठाया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है इसलिए। तो देखिए, सार्वजनिक स्नानगृह, एक मिनट, हाँ देखिए, सार्वजनिक स्नानगृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। जब एक, यहाँ पे ये ईरानी है, हाँ, जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नानगृहों को ईरान में शुरू करने का, यानी कि ईरान में बनवाने का, उनको शुरू करने का प्रयत्न किया, तो उसे वहाँ के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्थान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। शहरी लोगों के उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए वैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई ना कोई मनोरंजन कार्यक्रम या प्रदर्शन अवश्य होता था। तो सार्वजनिक स्नानगृह के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि सार्वजनिक जो स्नानगृह हैं वो रोम के शहरी जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब उदाहरण के लिए, जब एक ईरानी शासक ने अपने यहाँ पे इन्हें बनवाने का प्रयत्न किया, तो वहाँ के जो पुरोहित वर्ग थे उसे उनका क्रोध का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो पुरोहित थे उनका मानना था कि जल का अगर सार्वजनिक रूप से हम इस प्रकार से अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये जल का अपवित्रीकरण होगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ये नहीं बने, बहुत कम बने, हालांकि बने थे लेकिन बहुत कम बने थे। और जो शहरी लोग थे, जो उच्च स्तर के लोग हुआ करते थे, वहाँ पे मनोरंजन के लिए उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे प्रदर्शन होते रहते थे। ठीक है, तो ये तो हुआ सार्वजनिक स्नानगृह की बारे में जानकारी। ठीक है, अभी हम जानेंगे 3वीं शताब्दी का संकट। उससे पहले सभी पॉइंट्स
इस टॉपिक के जो अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल था। पहले हम इसे दो भागों में बांटते हैं, एक तो पूर्ववर्तीय और एक परवर्ती काल। इन दोनों के बीच का समय आता है जिसे कहते हैं तीसरी शताब्दी। ठीक है, प्रथम सम्राट ऑगस्टस था। ठीक है, जिसे प्रिंसिपेट कहा गया, जिसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा गया। 3 खिलाड़ी हुआ करते थे, एक तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना हुआ करती थी। ठीक है, इन पर नियंत्रण कैसे रखा जाता था वो बताया। और जो सिंहासन था वो वंशाग्रम था, यानी कि पिता का राज्य पुत्र को ही मिलेगा, चाहे गोद लिया हुआ हो चाहे खुद का बेटा हो। ठीक है, उसके बाद कि शहरों पर किस तरह से कर लगाया जाता था, कैसे कर वसूला जाता था वो बताया। और सेनेट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद सार्वजनिक स्नानगृह के बारे में आपको जानकारी मिली। अब बढ़ते हैं आगे एक टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है तीसरी शताब्दी का संकट। तो तीसरी शताब्दी का संकट क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, प्रथम और द्वितीय शताब्दियाँ शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी। यानी कि जो प्रथम शताब्दी है, दूसरी शताब्दी है, उस समय किसी भी प्रकार का कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। लेकिन वही तीसरी शताब्दी की हम बात करें तो तीसरी शताब्दी में तनाव होता, जब ईरानी के ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए। यानी कि जो ईरानी का ससानी वंश हुआ करता था वहाँ पर बार बार आक्रमण हुए, किसके, ईरानी के ससानी वंश के। ठीक है, इसी बीच जर्मन मूल के जनजातियाँ, एक तो फ्रैंक है, एलमाई एलमाई ये क्या है, एलमाई जो भी है देख लीजिएगा। ठीक है, और गोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आई। ठीक है, ठीक है, तो ये जो फ्रैंक है, एलमात्राई है और जो गोथ है, इन्होंने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया था तीसरी शताब्दी में, जिससे कि रोमन साम्राज्य में अस्थिरता उपलब्ध हुई। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ वो जानते हैं। देखिए, 225 ईस्वी में ससानी वंश के शापुर प्रथम, 225 ईस्वी में जो ससानी वंश का पहला शासक था शापुर प्रथम ने 60,000 सेना का सफाया कर दिया। यानी कि रोमन साम्राज्य की 60,000 सेना का सफाया कर दिया। रोम की पूर्वी राजधानी जो कि एंटियोक थी, उस पर आधारित जर्मन मूल की कई जनजातियों जैसे डैन्यूब नदी की सीमा पर आक्रमण कर उन्हें ख़त्म कर दिया। सम्राट उन लोगों के खिलाफ लड़ते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहते थे। लगातार आक्रमण करते रहना 47 वर्षों से 25 सम्राट हुए। इसी तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे कहने का क्या मतलब हुआ। 225 ईस्वी में ससानी वंश के जो शापुर प्रथम थे, उसने ये कहा कि भाई हमने रोमन साम्राज्य की 60,000 सेना का सफाया कर दिया। और जो रोमन साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी जिसका नाम था एंटियोक, वहाँ की जो जनजातियाँ थीं जो कि डैन्यूब नदी की सीमाओं के आसपास बसी हुई थी, उन पर आक्रमण करके उन्हें भी ख़त्म कर दिया। और जो रोमन साम्राज्य के सम्राट थे, उन लोगों के खिलाफ लड़ते लड़ते रोमवासी, मतलब कि जो रोमवासी थे जिन्हें वो विदेशी बर्बर कहते थे, किन्हें, ये जो शासक आया था जो शापुर प्रथम थे, ऐसे लोगों को विदेशी बर्बर कहते थे, उनके साथ ये लगातार युद्ध करते रहते, ठीक करते रहते थे। उसके बाद तीसरी शताब्दी का संकट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 47 वर्षों में 25 सम्राट, अगर आज ही हम बात करें 2020 की, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि 5 साल में एक कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है। लेकिन भाई 47 वर्षों में ही 25 सम्राट, यानी कि 2 साल में एक सम्राट को चुना जाना, तो ऐसे तो मतलब एक सम्राट मरा, दूसरा 2 साल बाद एक सम्राट फिर से चुन लिया गया। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब थी युद्ध के मामले में। ठीक है, तो इसलिए इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। तो आपको पता चला तीसरी शताब्दी का संकट क्या होता है। अगला पॉइंट है रोमन साम्राज्य, लिंग, साक्षरता और संस्कृति। अब ये क्या चीज़ है ये भी जानते हैं। रोमन साम्राज्य है, लिंग के बारे में, साक्षरता और संस्कृति, यानी कि वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की पढ़ाई के बारे में और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानेंगे। अब देखिए, एकल परिवार में समाज चलन, तो बड़ा पुत्र, बड़ा भाई अपने पिता के साथ नहीं रहता था। यानी कि जो बड़ा पुत्र है या जो बड़ा भाई होता था, यानी 2 भाई में से जो बड़ा भाई है वो अपने पिता के साथ नहीं रहता था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे पुत्र नैसर्गिक हो या दत्तक। सेना या भी इस सिद्धांत को मानती थी। अर्थात जो ऊपर बताया था कि पिता का जो राज्य था, पिता की जो संपत्ति थी वो पुत्र को ही मिलती थी, चाहे वो मतलब गोद लिया हुआ हो, चाहे वो खुद का बच्चा हो। ठीक है,
एकल परिवार में ये पता चला। अब है कि महिलाओं की स्थिति संपत्ति में स्वामित्व एवं संचालन में कानूनी अधिकार का होना। तो ये क्या चीज़ है, आइए देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, महिला के विवाह के दौरान मिला दहेज उसके पति के पास रहता था। यानी कि आपको पता ही है कि जब महिला की शादी हो जाती है तो उसका जो दहेज मिलता है वो पति के पास ही होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पत्नी अभी भी अपने पिता की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार रखती थी। यानी कि शादी के बाद भी जो पत्नी है वो अपने पिता की जो संपत्ति हुआ करती थी उस पर पूर्ण अधिकार रहती थी, एवं पिता के मरने के बाद पुत्र उसी संपत्ति का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से कर सकती थी। यानी कि जब पिता मर जाता है तो उस संपत्ति का, उस जमीन का जो जो भी संपत्ति है उसका हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से चाहे तो खुद ले ले, चाहे तो किसी और को हस्तांतरण कर सकते थे। और उस समय तलाक देना बहुत आसान था। इसके लिए पति और पत्नी को आपस में विवाह भंग करने की सूचना देना ही काफ़ी था। अर्थात अगर किसी को तलाक देना है तो उन्हें क्या करना है भाई, मतलब कि मान लीजिए ये एक पति है, ये पत्नी है, तो ठीक है, तो इन दोनों को तलाक देना है। तो ये क्या करेगी, ये पत्नी जाके पति से कहेगी मैं आपको तलाक देती हूँ, बस। पति आएगा, पति कहेगा मैं आपको तलाक देता हूँ, बस। इतने में तलाक हो गया, शादी टूट गई। ऐसे नियम थे उस समय के विवाह के, ठीक है। उसके बाद उस समय कुछ लोग अपनी पत्नियों को अधिक पीटा करते थे, जिससे समाज में महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। आपको पता ही है कि रोमन साम्राज्य है, चाहे कोई भी साम्राज्य हो, कहीं पे भी महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, ठीक है। उस समय कुछ लोग अपनी पत्नियों को अधिक पीटा करते थे, जिससे समाज में महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता जो एक्चुअल में उन्हें मिलना चाहिए था, ठीक है। दूसरी ओर जहाँ पुरुष 28-29, 30-32 की आयु में विवाह करते थे, वहीं लड़कियों की शादी 16 से 18, 22 से 23 की साल की आयु में की जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। हालांकि ये जो दूसरी ओर, मतलब कि जो 28 से 32 की आयु में एक व्यक्ति का विवाह, यानी कि पुरुष का विवाह एक 16 से 23 साल की लड़की के साथ किया जाता था, तो इससे क्या होता था कि इनके बीच की आयु का अंतराल बना रहता था। अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम पे क्या है कि 22 से 25 साल के बीच में लोग शादी करते हैं जो पुरुष होते हैं, और जो लड़की होती है वो 18 से 20 साल की होती है। तो ये ठीक है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप देखिए 28 से सम 16 की बात करें तो आप समझिए कि 28 से 16 मतलब कि 8 साल, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए जो लड़कियां हुआ करती थी शादी के बाद वो काफ़ी मैच्योर नहीं होती थी, और जो पति होते थे वो मारते थे, पीटते थे, ठीक है। ये कहानी थी। तो ये पता चला कि आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में। अब चलते हैं कि साक्षरता कैसी थी। तो देखिए, काम चलाऊ साक्षरता का होना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले है पेपायरस। पेपायरस जो कि एक सरकंडे का पौधा होता था जो कि नील नदी के किनारे उगा करता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, ये मैंने आपको पहले बताया। ये दस्तावेज हमें बताते हैं कौन से, पेपाराइस जैसे जो दस्तावेज मिले हैं, उनसे जो लिखे दस्तावेज मिले हैं वो हमें बताते हैं कि उस समय एक आमुख व्यक्ति का अथवा का खा नहीं लिख सकता है। यानी कि जो एक आम नागरिक था, जो प्रजा होती थी, वो का और खा लिख भी नहीं सकता था, ठीक है। कुछ वर्गों के लोग जैसे कि सैनिक, अफसर, सभी प्रबंधक को साक्षरता अच्छी थी। यानी कि कुछ वर्गों के लोग थे, जैसे सेना हो गई, अफसर हो गए, और जो प्रबंधक हो गए किसी भी चीज़ के, तो उन्हें साक्षरता होती थी, क्योंकि अगर साक्षरता नहीं होगी तो उन्हें भर्ती भी नहीं किया जाता था, ठीक है। तो मतलब कि शख्स जो, अगर हम पढ़ने की बात करें, पढ़ाई लिखाई की, तो वहाँ पे नहीं थी, जो नॉर्मल प्रजाति उसके पास नहीं हुआ करती थी। अब है सांस्कृतिक विविधता। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसको मैं छोटा कर दूँ ताकि एक ही बार में पूरा आ जाए। हाँ, देखिए, रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विधि शैलियाँ, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप में जनजातीय और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व से कम फरात के पश्चिम का प्रमुख भाषा समूह था। अब देखिए इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि रोमन साम्राज्य में जो सांस्कृतिक विविधता थी वो कई रूपों में, कई स्वरूप में दिखाई देती थी। पहले जैसे धार्मिक संप्रदाय, तो यहाँ पे क्या था, स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता थी, ठीक है। मतलब कि हर एक स्थान पे अपने अपने स्थान के आधार पे अलग अलग देवी देवता हुआ करते थे। बोलचाल की अनेक भाषाएं हुआ करती थी, हर स्थान की अलग अलग बोलचाल की भाषाएं हुआ करती थी। वेशभूषा की विविध शैलियाँ हुआ करती थी।
भोजन सामाजिक संगठनों के रूप में जनजातीय और अन्य, मतलब कि जो भोजन हुआ करते थे वो सामाजिक संगठनों के आधार पे, सामाजिक तौर पे वो भी अलग अलग हुआ करते थे। जनजातियाँ भी अलग हुआ करती थी, उनकी बस्तियों के अनेक रूप हुआ करते थे। उदाहरण के लिए जैसे जो अरामाइक निकटवर्ती, यानी कि अरामाइक जो एक भाषा समूह था, कहाँ का, पूरब में, कम से कम फरात के पश्चिम में, यहाँ का एक प्रमुख समूह था भाषा का। कौन सा? अरामाइक। कहाँ का? फरात नदी के पश्चिम में। ठीक है, तो सांस्कृतिक विविधता के बारे में आपको ये बातें पता चली। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मतलब कि जो आज का टॉपिक है उसको ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में हम जानेंगे आगे के टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए आपको जो पॉइंट्स आज की इस वीडियो में मैंने दिखाए हैं वो सभी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में कोई ज़्यादा कठिनाई ना हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।